अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना, आप देख रहे हैं समथिंग ऑट। दिस इज़ द वीकेंड रिव्यू। हमारे पास 6 ड्रामे हैं। हसन के क्योंकि आज बहुत सख्त सर में दर्द थी, इसलिए उनकी एनर्जी लेवल थोड़ी लो थी, लेकिन वो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ। ना मेरे सर में कोई बहुत सख्त दर्द है। हसन, आप उस वक्त से एक शक्ल बना के बैठे हुए हैं। मैंने कहा पता नहीं अपनी सेव कर देखें ना, आप जैसे कैमरे चले हैं मेरी आवाज निकलना मुझे पहले लगा हसन शायद घर से लड़के आए हैं, मगर फिर उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश व खुर्म हूँ, सब घर वाले भी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक है, सवाए गर्मी के मुझे कोई वो नहीं है। गर्मी तो वाकई में, गर्मी में ऐसी तबाकुन पड़ी है कि मुझे लगता है कभी कभी हम शायद बहुत गुनाहगार कौम है। 6 ड्रामे बताएं, फिर कौन से ड्रामे क्या जी है? हमारे पास है इश्किया, हमारे पास है कश्फ, हमारे पास है राज़े उल्फत, हमारे पास है अनफॉर्चुनेटली जलन और प्यार के सदके ऑफ कोर्स। और मैं कौन सा भूल रही हूँ? मोहब्बत तुझे अलविदा। मोहब्बत तुझे अलविदा। हाँ जी, मोहब्बत तुझे अलविदा, जलन वेंसडे वाले 2 ड्रामे हैं, राज़े उल्फत कश्फ ट्यूसडे वाले हैं, मंडे ऑफ कोर्स वी गॉट इश्किया एंड प्यार के सदके ऑन थर्सडे। जी इन पे आते हैं सब पे। मैं आपको और सब व्यूवर्स को बता दूं, कल मैंने 5 एपिसोड्स बैक टू बैक देखे हम सफर के और खत्म किया हम सफर। इसलिए तो नहीं आपके सर में दर्द हो रहा? तो मैं जो भी अब ड्रामा हम रिव्यू करेंगे तो इनएडवर्टेंटली हम सफर का थोड़ा लेना देना उसके साथ आएगा, तो प्लीज मुझे माफ कर दिएगा। इन ड्रामों की डिस्कशन पे आते हैं थोड़ी सी देर में। जी हसन, राज़े उल्फत से शुरू करें? जरूर बताएं फिर। कुछ खास हुआ ही नहीं, मुझे तो ऐसा कोई इंटरेस्टिंग एपिसोड नहीं लगी। भाई सहबा ने रिश्ता अपना भेज दिया। वो तो पहले एपिसोड में भेजा था, नहीं अभी तो नहीं। मना हो गया। फिर वो लड़का जब गया, उन्होंने मुश्क ने अपने अब्बा को मना लिया, इर्तिजा ने अपने अब्बा को बड़े अंडरस्टैंडिंग है। वैसे आप ये देखें कि उन्होंने जितना जब बच्चों को उनके जो पैलेस नुमा घर है उससे ही नजरें नहीं गई, उनको पौना घंटा तो मुश्क को ढूंढने में लगा। इतना माशाल्लाह बड़ा घर है माशाल्लाह से। और वो दिखाया ऐसे गया है कि जैसे पता नहीं गरीब लोग हैं। मैं मुझे आपने देखा पहले तो उसकी बहन को ही नहीं मिली, वो इतना माशाल्लाह बड़ा घर है उनका कि वो गई कहाँ। जी बिल्कुल। फिर वो अब्बा घूम रहे हैं, जा रहे हैं ऊपर, पता नहीं 3 स्टोरी ऊंची छतें, खूबसूरत फर्श। मैंने ऐसा घर नहीं देखा। उसके कुछ 3 फ्लोर्स हैं उस घर के, बेसमेंट अलग, पता नहीं क्या इतनी सीढ़ियां हैं उस घर में। और गालबन ये लोअर मिडिल क्लास दिखाई हुई है, तो ये कोई पैरेलल यूनिवर्स है लोअर मिडिल क्लास का, जहाँ पे कौन सा लोअर मिडिल क्लास है कि इतना बड़ा माशाल्लाह उनका घर है। जी बिल्कुल। ये डायरेक्टर से हमारी रिक्वेस्ट थोड़ा सा प्लीज रियलिटी को रिफ्लेक्ट करें जब वो दिखा रही हो ऐसी चीजें। दूसरा ये जो मुश्क की मम्मी है, हाँ जी, पिछले बार उन्होंने कहा कि मैं चाय की वो प्याली हूँ जिसको हाथ लगाए बगैर वो चले गए। इस बार वो कह रही है कि मैं ये घड़ी हूँ जिसकी 2 सुइयां हैं। हाँ जी। कभी वो कहती है कि मैं डाइनिंग टेबल हूँ, कभी वो कहती है मैं सोफा हूँ, कभी वो कहती है मैं एसी हूँ, कभी वो कहती है मैं पंखा हूँ। आपने अच्छा याद कराया। वैसे ऑल सीरियसनेस में वो जो है ना कि मैं चाय की प्याली जिसको हाथ लगाए बगैर चले गए, वो बहुत मायूब डायलॉग था। ये भी कोई अच्छा तो नहीं था। नहीं, लेकिन वो मायूब था। ये भी अच्छा नहीं था, लेकिन वो मायूब डायलॉग था। और या तो उसमें कोई वो ट्रैक एक होता जो हम देख रहे होते कि जी एक आदमी है वो किस तरह अपनी बीवी को निगलेक्ट कर रहा है, मगर वो ट्रैक नहीं है। that is not part of the narrative। तो हमें क्यों ये ऐसे डायलॉग्स ऐसे बाय द वे फेंके जा रहे हैं? वो अपनी सेल्फ पिटी में ही रह रही हैं कि मतलब। और फिर उन्होंने जब स्टैंड लिया तो उन्होंने करा दी बात अच्छी। वो अंकल जो हैं पता नहीं उनको क्यों विलन बनाया हुआ है, वो बात मान लेते हैं एंड में सारी। लेकिन ये है कि इस दफा उन्होंने शी पुल्ड जिया ने कहा ना मैं पूरी जिंदगी आपकी सुनती आई हूं। उन्होंने आगे से कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है भाई, मुझे सोने दो। कर लो, चलो जाओ, मुझे सोने दो। रीजनेबल आदमी है। मुझे नहीं, मुझे देखिए मैं बार-बार आपसे मैं पिछली बार भी ये बात कर रहा था कि उसका कोई तुक होना चाहिए ना कैरेक्टर दिखाने का। मुझे कैरेक्टर्स दिखाने से प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे आप फिर क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? बेसिकली आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुश्क अपनी माँ जैसा नहीं बनना चाहती। हाँ जी, अल्टीमेटली तो यही है ना कि मैं आपकी तरह नहीं जिंदगी गुजारना चाहती। तो फिर किस तरह गुजारना चाहती है, वो गुजार रही है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आई एम श्योर टीयर्स हैं, अगर हम सोचें बैठ के तो बहुत से रीजनिंग भी मिल जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको उछल के आपको कोई इंटरेस्ट कर रही है कोई चीज़। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम कहें कि ओह माय गॉड वाओ दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। अब जाते जाते हमारे नोमी भाई वापस आ गए हैं।
और हमारी सहबा बहन को कोई आइडिया आया चलते चलते? जी नो, सहबा बहन ने कहा कि मैं शादी तो इनसे नहीं कर सकती क्योंकि इनकी प्रेफरेंसेस और हैं लेकिन ये है कि ये मेरे दोस्त तो बन सकते हैं और ये जो है हम पार्टनर्स इन क्राइम भी हो सकते हैं, गंद घोलने में मेरी मदद कर सकते हैं। बाकी आपने हसन अपने बच्चों को कभी खाना खिलाया होगा, मैंने भी खिलाया। तो एक सीन था जिसमें हमारे जो इस्माइल भाई हैं वो बैठ के अपने बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं, तो वो जो चिड़ी कितने नवाले बना रहे होते हैं, मुझे वो देख के बड़ी हंसी आई। मुझे ट्रिविया बहुत था इस एपिसोड में, एक वो मुश्क मिल नहीं रही जी पूरे घर में, एक वो इस्माइल भाई बैठे हैं, वो चिड़ी जितने थे नवाले, ऐसे लग रहा था जैसे इतना इतना तोड़ तोड़ के वो बच्चों के मुंह में चिड़ी के मुंह नहीं डालते, खोल बेटा मुंह खोल, मैंने नोटिस नहीं किया वो। तो थोड़ी अनोइंग चीज़ें थी, ये सब चीज़ें अनोइंग थी। दूसरी चीज़ ये है कि कास्टिंग हमने हमेशा कहा है बहुत मैटर करती है। जो सदाम अंकल का कैरेक्टर है ना, उनका पर्सनालिटी इज़ नॉट मैचिंग विद द एक्टर एट ऑल, इट इज़ंट। ही लुक्स लाइक अ वेरी वेरी जोवियल, अ वेरी वेरी लविंग, अ वेरी वेरी अकोमोडेटिंग पर्सन, विच ही वॉज नॉट इनिशियली शोन टू बी, कि वो एक बिजनेस टाइकून बताए हुए हैं और बड़े वो अपने तरह, लेकिन फिर शायद वो निकल आए हैं। जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मेरे ख्याल है डायरेक्टर ने जिस पे फोकस करना चाहा लेकिन अगेन इफेक्टिव नहीं थी, वो ये थी कि दोनों हाउस होल्ड्स, एक दिखाई हुई है अपर सोसाइटी, हाई सोसाइटी, एक लोअर मिडिल क्लास, दोनों में बाप जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं, दोनों में जो माएँ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो अपने बच्चों की खुशी के लिए लड़ें। दिस वॉज अ पैरेलल दैट वॉज ड्रॉन बट इट वॉज काइंड ऑफ टू नो इफेक्ट। Let's not waste more time on it. चलें जी, कश्फ पे आते हैं। हाँ जी। कैसा आपको कश्फ का एपिसोड? So सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये होता है जब आप औरत के हाथ में फाइनेंशियल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देती है ना, उससे जो कॉन्फिडेंस आता है वो आपको कश्फ की चेंज में नज़र आ रहा है। और मैं एज अ फेमिनिस्ट बार बार इस चीज़ पे रिएट्रेट करती हूँ कि बाकी हर चीज़ जो है वो सेकेंडरी है, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर औरत के लिए, एजुकेशन एंड द कैपेसिटी टू गो आउट एंड अर्न हर ओन लाइवलीहुड इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इट गिव्स यू द विंडो टू मेक योर ओन डिसीजंस। तो कश तो बदलती जा रही है ना, वो तो बॉल्जी हो गई है टोटली। उसने कहा इरम का रिश्ता वही होगा जहाँ वो जाएगी, लेकिन वो उसमें थोड़े अब उसको ख्वाब आना शुरू हो गए हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो लड़का जो है सीधा नहीं है। नहीं, तो अब देखना ये है कि अब इसको, क्योंकि उसने तो कह दिया कि यार कर लो, उसने कह दिया कर लो, और उसने बड़े अच्छी बात लेकिन अब ख्वाब उसको बाद में आया। नहीं, ख्वाब उसको बाद में आया और 2 दफ़ा आया है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहना कि दूसरों को हिदायत करना बहुत आसान होता है, अपनों को कहना बहुत मुश्किल होता है। Because you're living with them, you're going to face the consequences of whatever you tell them. So एक तो ये कॉम्प्लिकेशन कश की लाइफ में आ रही है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये है कि वो अपने, सॉरी आप बात करें। नहीं मैं कहता हूँ पुप्पो भी डेट मारने गई, पुप्पो तो टची फीली हो रही है पूरी। हाँ, दोनों डेट मारने गई। दोनों अगले एपिसोड के प्रोमो में वो शायद पकड़ी भी जाएं अब डेट मारते हुए। हाँ जी, तो वो डेवलपमेंट हुई। दूसरी तरफ वजदान के अब्बू की तबीयत बड़ी सख्त खराब हो रही है अब आहिस्ता आहिस्ता में नजर आ रहा है। एक अदद तो अब्बू जी जाने होते हैं ना। तो वो कश्फ का जो था ना ख्वाब, आपको याद आया था किसी की वफात, शायद वो ये इससे रिलेटेड हो सकता है वो डैडी जी हमने तभी प्रेडिक्ट किया था, हमने किया था कि कोई ना कोई तो है। तो डेफिनेटली डेट मार रही हैं दोनों, इरम भी और आशी भी। और एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि कश जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद साहब के प्रेशर में आके, जो उसकी एक स्ट्रेंथ थी ना खुदा से नज़दीकी, मतलब है कि नमाज और एक खुदा से दुआ करना, उससे वो आहिस्ता आहिस्ता उसको दूर जाना पड़ रहा है। नमाज पढ़ने जा रही होती तो बाप कहता है नहीं पहले मिल लो सबसे, तो उसका टाइम निकल जाता है। दूसरी चीज़ है कहती है मैंने तावीज़ नहीं देनी, ये शिर्क है, वो कहता है नहीं दे दो, और बड़े गलत मकसद के लिए देती है कि जी किसी की शादी टूट जाए। तो इन चीज़ों की तरफ वो जा रही है, इसका उसको फेस तो करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंस इसका उसको फेस करना पड़ेगा। आई थिंक दीज वर द मेजर थिंग्स। अगर आशी जो है वो डेट मार रही है तो उसका पूरा हक है, बिकॉज पसंद की शादी भी हक है, वो मतलब है कि ऐसा तो कुछ नहीं कर रही, चाहे बोतल, लेकिन जो ख्वाब आया ना उसको, उसमें आशी भी रोती भी आ रही थी, तो शायद ये इसकी कोई उसकी कोई इसका रेफरेंस निकलता हो कि भाई दोनों इरम और आशी की जो शादियां अब जिनके साथ होने वाली हैं, शायद उनके साथ खुश ना रहें, तो शायद अब कश्फ ये बोले कि यार ना करो शादी, तो फिर सब कश्फ के अगेंस्ट हो जाएं, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, लेट्स सी, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो आनी है। ऑल्दो मुझे आशी का जो बंदा है वो ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो जो प्रॉब्लम है वो मतीउल्लाह डालेगा उसकी शादी में, लेकिन इरम का जो बंदा है वो टेढ़ा है। इरम का बंदा तो मतीउल्लाह डाल रहा है प्रॉब्लम, जब एंड में मतीउल्लाह से वो दोनों में डालेगा, फिर दोनों में डालेगा। चलें ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है, डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग। मोहब्बत तुझे अलविदा के बारे में काफी कुछ है। ओ सर शुरू हो जाए, तुसी मैंने बोलन दे हो। नहीं ठीक है, आज आपने मुझे रोकना नहीं है, आपने आज मुझे रोकना नहीं है।
पहले तो आप ये बताएं हसन कि आप, मैं तो पुराने स्कूल से बिलोंग करती हूँ, मैंने कई दफ़ा कहा है, आप नौजवान हैं और इस नस्ल से बिलोंग करते हैं जो आजकल हमारी नस्ल है। जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो अम्मी ने मुझे, मैं एक 17 साल की थी और जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई 21-22 साल की, तो अम्मी ने मुझे एक चीज़ कही, उन्होंने मुझे कहा तुम मुझे कभी ज़िंदगी में अकेली 1 to 1 किसी मर्द के साथ कहीं नज़र ना आओ, तुमने नौकरी करनी है जो मर्ज़ी करो, ग्रुप्स में जाना है जाओ, ग्रुप्स में सोशलाइज करना है करो, 1 to 1 जो है ना बेटा ये नहीं करना, ये गलत है। तो क्या ऐसी कोई तरबियत आजकल के नौजवानों को नहीं है कि जो शाहान और शफक बैठ के रात को कॉफ़ी और डेट पूरी मार रहे होते हैं और फ्लर्टेशन सीरियस किस्म की चल रही होती है? इज़ दैट एक्सेप्टेबल? आई जस्ट वांट टू नो, आई वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू, इज़ दैट एक्सेप्टेबल? आई एम इन अ डेज because last week I said exactly the same thing and you said it's fine, that's creative liberty. I don't know, that was about harassment. That was about harassment. But it's linked to you that. You said no, it's two different things. It's two different things. मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आप ये सवाल मेरे से पूछ रही हैं। ये two different things हैं completely. ये two different things हैं। आपने कहा था harassment, मैं ये कह रही हूँ inappropriate relationship है ना, inappropriate है ना, harassment inappropriate एक ही बात है। अच्छा दूसरी चीज़ है कि जो उसके डैडी जी हैं, बजाय से उसको कहें कि बेटा You've gotten out of one bad relationship, ये एक शादीशुदा आदमी है। बट अब आप मुझे चले अच्छी आप ये सवाल रेज कर रही हैं, पिछले हफ्ते आप ही ने कहा कि ये क्रिएटिव लाइसेंस है, तो आप मुझे बताएं है तो मैं क्रिएटिव लाइसेंस आपको पूछ रही हूँ कि क्या ये असल में होता है कि नहीं होता। मैं ये तो नहीं कह रही कि मत दिखाएं। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। पिछले हफ्ते भी जो बात मैंने हसन आप मेरे पे शेड आपने बड़ा वैसे थ्रो किया है। मैं क्या कहूँ, आपने खुद देखिए मैं आपको एक सेकंड नहीं, अब आप मुझे पहले बोलने दें। मैं ये नहीं कह रही कि ये मत दिखाएं, आप तो कह रहे हैं ऐसी चीजें दिखानी नहीं चाहिए। नहीं मैं ये नहीं कह रही मत दिखाएं, मैं कह रही हूँ मुझे समझाएं कि क्या ये नॉर्मल है। मैं आपको समझाता हूँ जी, मैं आपको समझाता हूँ, आप सब लोगों को भी समझाता हूँ और पिछले हफ्ते के कॉन्वर्सेशन की कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। जी ये कैरेक्टर्स दिखाना प्रॉब्लम नहीं है जी, आप दिखाएं, बट अब आप ये कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं तो उनको उसी लाइट में दिखाएं जिस लाइट में वो कैरेक्टर्स हैं। शफक का कैरेक्टर एक पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है, बिल्कुल। अगर आप उसको दिखा रहे हैं आप जरूर दिखाएं, बट फिर आप उसको ग्रे लाइट में दिखाएं या नेगेटिव लाइट में दिखाएं। अभी तक शफक की कोई भी इंटरेक्शन देख के, कोई भी सीन देख के, कोई भी बाप के साथ भी उसकी कॉन्वर्सेशन देख के आपको शफक के ऊपर तप नहीं चढ़ती, आपको ये नहीं लगता यार कि ये जो कर रही है ये गलत कर रही है। यू फील sympathy for her, which is wrong. You actually know, you understand where she's coming from and you get the feeling that what she's doing is wrong. No, you don't. At least as a viewer मेरी तो ये feeling होती कि यार ये गलत कर रही है, लेकिन ये इतनी बुरी relationship तो फिर आप सवाल क्यों उठा रही हैं इस पे? मैं आपको ये पूछूं ये normal है क्या 1 to 1 मिलना? Of course normal है, क्यों नहीं है normal? Oh, okay. अच्छा अब आप मुझे बताएं मैं किसकी तरफ refer कर रही हूँ जब मैं अगले कुछ डायलॉग बोलने वाली हूँ। ये आपका इम्तिहान है। Okay. Quiz. आज हम शीर खुरमा बनाएंगे। आपको पहले भी कहा था शीर खुरमा आज बनेगा आप, मगर हमारे पास बादाम और पिस्ते नहीं हैं। आप भाग के जाएं, बाज़ार से बादाम और पिस्ते लाएं और फ्रंट डेस्क पे डिपॉजिट कर दें, उसके बाद ही शीर खुरमा बन सकेगा। मुझे नहीं समझ आई। इस टोन में डॉक्टर साहब ने शायद उसको कहा कि अम्मी की ओपन हार्ट सर्जरी होनी है। आपको मैंने पहले भी कहा था आप जाएं, भाग के इतने पैसों का इंतजाम करें और फ्रंट डेस्क पे डिपॉजिट कर दें। मतलब एक डॉक्टर है वो उसको बता रहा है कि यार तुम्हारी माँ इतनी बीमार है क्रिटिकली, कोई बैठ के ऑफिस में बंदा बात करता है या इट वाज सो नॉनचलांट कि जाओ भाई आज सर्जरी होनी है ले आओ पैसे। फिर आप मुझे बताएं ओपन हार्ट सर्जरी के बाद कौन ऐसा उल्लू का पट्टा है जो पेशेंट को रिक्शे पे घर लेके आता है? मेरा ओपन हार्ट सर्जरी से कोई ताल्लुक नहीं है, so I can't comment. But you would think, right? एक मेजर I thought that वो काफी अरसा रही हैं हॉस्पिटल में। ओ भाई 2 साल रह के आई हैं। पता नहीं 10 दिन बाद शायद। 10 दिन बाद भी आप रिक्शे पे नहीं लेके आते यार, पूरी हड्डियां कटती हैं, आपका पूरा रिब केज कटता है। तो एम्बुलेंस में आना चाहिए था मतलब? नो, गाड़ी में आना चाहिए था या टैक्सी में आना चाहिए था एट लीस्ट। वो ओपन हार्ट सर्जरी के बाद रिक्शे में। गुड पॉइंट। स्लो क्लैप। गुड पॉइंट। आप बताएं इस एपिसोड का सबसे ब्राइट कैरेक्टर कौन था? मैं देखा आपको बड़ी ट्रिविया निकाल के दे रही हूँ इस स्टोरी में से। सबसे ब्राइट कैरेक्टर मैं कहती हूँ सबसे अक्लमंद। वो जो उनकी मोहल्ले वाली है लड़की। Nope. फिर मंसूर। अच्छा मंसूर उसका फ्रेंड, शाहान का दोस्त, कहता है उसको तो मोहब्बत हो गई तुझसे, और उसको शाहान का कहता है आगे से
वो बकवास ना कर, तो बावजू रहा कर तू। आप देख रहे हैं कि स्टोरी में से मुझे क्योंकि कुछ नहीं मिला, मैंने बहुत सारा ट्रिविया निकाल के आपको एंटरटेन करने की कोशिश की, जो आपने कोशिश की कि आप वापस मुझे मेरे मुंह पे मारे मेरी एंटरटेन। नहीं आप बताएं आपने क्या निकाला इस एपिसोड में? आपने इस एपिसोड से क्या एक्सट्रैक्ट किया बताएं? मैंने ऑनेस्टली, जो मैं इन ऑल सीरियसनेस जब मैं देख रहा था तो मुझे यही इससे प्रॉब्लम हो रही थी कि शफक को वो लोग जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं अभी तक एटलीस्ट, उसको कोई भी आपको उसके बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। मुझे उससे प्रॉब्लम है कि वो आई है घर तो एंड द वे शी इज कन्वर्सिंग विद द वाइफ एंड द मदर एंड एवरीथिंग, it all seems very normal कि boss आ गया, but actually it is not, because at the end of the day, and now we see from the next episode's promo, she whatever she wants is just Shahan. But I beg to differ. Her actions are not normal. Her behavior is not normal. That's the whole thing. कि अगर आपको as a viewer इतना तो आप intelligent होंगे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये लड़की जो कर रही है ये normal नहीं है। अब बेशक वो हॉरर म्यूज़िक ना चले पीछे, या बेशक उसके ऊपर गहरे बादल ना आए जब भी वो नज़र आए, या बिजली ना चमके, यू कैन टेल दैट दिस इज़ अ डिस्टर्ब्ड वुमन एंड व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ बियॉन्ड नॉर्मल। एब्सोल्युटली यू कैन टेल इन एन इंस्टेंट। वो कहीं से नॉर्मलाइज नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा और नेगेटिव लाइट में दिखाना चाहिए था। और दूसरी चीज़ है कि जो शाहान की वालिदा है, मैं सॉरी इसलिए कह रहा हूँ, जब वो और उसके फादर कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो शी वो पपी आइज के साथ सोच रही होती है उसके बारे में, और बाप कहता है क्या हो गया शाहान, तुम्हें याद आ रहा है? तो कहती है नहीं उसकी शादी। बाप को आप देखें जरा, शाहान तुम्हें याद कर लो बेटा फोन। मतलब आप बाप, तो यही मैं कह रहा हूँ ना, इन मोमेंट्स की वजह से मुझे लग रहा है कि इट वाज लाइक एज इफ इट्स नो बिग डील कि उसकी बेटी को, बाप को कहना चाहिए था बेटी तुम गलत कर रही हो, देखो मत करो। Maybe we have a different understanding as two different viewers. ऐसे होने मतलब बाप seemed okay with it कि अच्छा तुम्हें पसंद आ रहा है, बाप को सब कहना चाहिए था बेटा this is not right. That's exactly what I said कि जब वो कह रही है कि वो तो शादीशुदा है बा, तो वो कहता है कि तुम्हें पसंद, तुम अगर ना होता तो नहीं भैया, मतलब it's like two friends having a conversation, not a father and a daughter. Which is fine, but then you would say the right thing. Fine in the sense कि मतलब कोई उसकी कोई lines नहीं है उस draw की उस conversation में। बिल्कुल। मुझे again जो है आपकी उल्फत वो थोड़ी सी over the top लगी, क्योंकि बाकी सब subdue हो गए हैं, अब कोई over the top character नहीं है। ये शुरू में शाहान जो था वो बोंगियाँ मारा था, हड़बड़ाता हुआ घुस रहा है, वो क्योंकि ख़त्म हो गया है, तो वो जो एक स्लैपस्टिक का एलिमेंट था वो आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ हो गया है। तो अब उल्फत को भी चाहिए था कि थोड़ी सी वो हौसला करती हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर में मुझे थोड़ा सा OTT एलिमेंट लग रहा है, जो कि कभी कभी ज़रा सा श्रिली हो जाता है श्रिली। बट अगेन आपको जो कहते हैं ना कि जो नॉर्मलाइज कर रहे हैं, शाहान मदर इज़ द वॉइस ऑफ रीज़न हियर, क्योंकि वो बार बार कह रही हैं कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, कोई भी कह रहा औरत तुम्हारे मियाँ पे कर रही है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। अगले एपिसोड से हमें अब ये क्लैरिटी मिल जाएगी जब वो शाहान को प्रपोज करेगी वाया उल्फत, तो हमें पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, कैसे दिखा। और अभी तक उल्फत के कैरेक्टर के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कहें कि हाँ उल्फत मान जाएगी। शी मे बी ग्रीडी, शी मे बी एम्बिशियस, बट शी लव्स शाहान टू मैडली टू द सेंस उसने कहा मुझसे झूठ ना बोलना कभी, जस्ट टू प्लीज मी। मुझे थोड़ा सा ऑड लगेगा वैसे अगर वो Exactly, मैं यही कह रही हूँ, 5 करोड़ पे भी मान गई। Exactly, मैं यही कह रही हूँ कि उसकी अभी कैरेक्टर की कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें ये हिंट भी दे कि ये अपने मियाँ को दे देगी पैसे के लिए और उसके लिए। ठीक है जी। जलन देखा आपने? जी देखा मैंने। कैसा लगा बताएं फिर आप? आज आप ही सारे ड्रामों का शुरू करें। नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहूँगी। आप मुझे एक काम करेंगे, जो मैंने 5 लोगों की चीज़ों की लिस्ट बनाई थी ना कि हर ड्रामे में होती हैं, उसमें एक नाकाम आशिक भी करते हैं। अगेन आपका इस जनरेशन से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्या इस किस्म के नाकाम आशिक होते हैं जो घर से निकल के और आवारा मतलब रुलते फिर रहे हैं अंडर पासेस में? यार मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अहमर का जो पूरा ट्रैक है ना, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एग्जैक्टली एट ऑल। मुझे नहीं समझ में आ रहा, एंड द टाइम दैट दे स्पेंट ऑन इट, स्लो मो शॉट्स, और एक तो मुझे गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैं अपने आप को काम करके ये बात कहना चाहता हूँ। आर वी bloody hell watching movies और dramas? ये क्या नया ये तरीका आपने निकाला है कि बीच में कोई बात होती नहीं है, छोटी सी कोई बात होती है आप गाने चलाने शुरू कर देते हैं यार। वो के राहत की आवाज अच्छी है और गाना भी अच्छा है, लेकिन
होना नहीं चाहिए। पॉइंट ये नहीं है यार, हम कोई मूवीज देख रहे हैं, ड्रामा 30-40 मिनट का बंदा एपिसोड देखना चाहता है यार कि खत्म हो और बंदा आगे चले, आप उसमें गाने चला रहे हैं, स्लो मो शॉट्स हैं, समुद्र के किनारे पे पहुंच गए, अंडरपास से गुजर के चल के, दैट्स मतलब व्हाट्स द पॉइंट, इज इट अ म्यूजिकल, व्हाट आर वी वाचिंग? लेकिन अब अल्टीमेटली बट खैर एपिसोड में होता ये कि जो हमारी बहन निशा है उसको एक कश्फ मोमेंट होता है एक कश्फ मोमेंट होता है जिसमें उसको ख्वाब आता है कि एमर जो है वो गन लेके उसके पास खड़ा हुआ है। सच्ची बात पता क्या है, आहो, वो सीन अच्छा था, अगर वो ख्वाब ना होता ना तो मुझे लगता है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, पता नहीं वो उसको एग्जीक्यूट कैसे करते ना करते, नॉट एट ऑल, बट उन्होंने वो ख्वाब में मुझे ये बकवास सीन था वो, बिल्कुल नहीं, वो ऐसे कोई किसी की कनपटी पे बंदूक, शरीफ लोगों के घरों मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गोली मार देता अपने आप को, वहां तक रहता कि उसने गोली वोली पकड़ी है और वो करता और भाई पिस्तौल उठा के किसी की कनपटी पे रखना कोई छोटी बात नहीं है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो उसका मजा आता ना कि कुछ नया हुआ है ड्रामे में, बट वो भी उन्होंने ख्वाब दिखा दिया। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप इतने जो सीन है आप अगले एपिसोड में हमें इंटाइज करते हैं कि बड़ा प्रोमो में कोई सीन आने वाला है, फिर पता लगता है वो ख्वाब था, इससे भी मैं बड़ा ऑफ कोर्स अनोइंग है। और फिर जी वो उठ जाती है और फिर वो जब नीचे जाती है तो हमारा भाई एमर जो है वो सेब काटने के लिए किचन में जाता है। मैंने आज तक जिंदगी में बहुत सेब खाए हैं, कभी छुरी से सेब काट के नहीं, मैंने जरूर काटा है लेकिन इतने बड़े छुरे से नहीं कभी काटा। सेब काटने की छुरी यूजुअली छोटी होती है। मुझे नहीं पता, सेब ऐसे नहीं खाया जाता। नहीं, ऐसे खाना बेहतर होता है, दांतों के लिए भी बेहतर होता है, लेकिन छुरी से as far as boys are concerned, like आप कह रही हैं ना, हाँ, क्या नौजवान कभी सेब नौजवान तो मैं I would think exactly, I would think so, I would think so, हाँ, या तो कोई और चीज काट रहा होता, लेकिन वो सेब काट रहा था, लेकिन वो सेब बॉय उठाया और लेकिन ख्वाब से ज्यादा मायूब, छुरी से ज्यादा मायूब भला क्या था? क्या? वो जो चपेड़ उसको मारता है, ओ भाई मुझे कोई ये बताए, वो उसको इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारता है, ऐसे लगता है जैसे कि उसने लकड़ी का फट्टा उठा के उस लड़की के मुंह पे मारा है। निशान कोई नहीं पड़ता वैसे उसके, लेकिन उसने इतनी ज़ोर से उसको थप्पड़ मारता है कि अंदर से लोग बाहर निकल आते हैं हड़बड़ा के थप्पड़ की आवाज़ सुन के कि हुआ क्या है। और उसके बाद ऑफ कोर्स निशा मिल्क से टू द मून। अब आप मुझे ये बताएं 100 बातों की एक बात, यस, मिनाल खान की एक्टिंग कैसी? जबरदस्त एक्टिंग थी मिनाल खान की। जो भी कैरेक्टर्स को दिया गया है प्रॉब्लमेटिक है, ऐसे कैरेक्टर्स अगेन होते हैं और बड़ा से पोर्ट्रेयल बहुत अच्छा है। नहीं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, बस मुझे कोई जलन से इश्क मोहब्बत आशिकी नहीं है, ना मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, ना मैं डिफेंड कर रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जलन में मिनाल खान का कैरेक्टर अगर आपने दिखाया है तो आपने नेगेटिव लाइट में दिखाया। आपको कभी भी मिनाल खान के कैरेक्टर निशा को देख के ये एहसास नहीं होगा कि ये बंदी जो कर रही है ये सही कर रही है। नहीं, अगर आप एक सेन इंटेलिजेंट भी नहीं, सेन व्यूअर हैं आप, मतलब होशो हवास में हैं, तो आपको यही अंदाजा होगा कि निशा जो है वो गलत है, बस इतनी सी बात। बिल्कुल नहीं, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि किसी एक फ्रेम में नहीं, ऐसा नहीं। और कभी कभी लगता है कि हाय बेचारी, एंड देन यू रियलाइज उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। मुझे तो एक सेकंड के लिए नहीं लगा, जब वो पहले रो रही होती है बाप से लग के तो मुझे उस पर तरस आता है कि हाय बेचारी, बट देन व्हेन शी इज अलोन and her expression changes, you're like oh damn. No, जब वो बाप से लग के रो रही होती है, and this is where I keep saying the credit goes to मिनाल खान कि उसने उसको innocent नहीं लगने दिया। जब बाप बाहर से उसको फेंक के आ रहा होता है, पानी पीते पीते वो आंखों से देखती है कि क्या हुआ। Did you notice that scene? So that's where it comes in. Director, the actor and the direction is right. Director and the actor. That's where it comes in. इन चीजों से आप दिखाते हो कि ये कैरेक्टर जो है इसको आपने इसके लिए सिंपैथी फील नहीं करनी। इसको थप्पड़ पड़ा तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप इससे बोलें कि हाँ यार देखो इसके साथ कितने, नहीं, आपने इसके साथ बिल्कुल भी सिंपैथाइज नहीं करना। ये इविल है और ये रहेगी। हाँ जी। और फिर ये अजीब सी फैमिली डायनामिक होती है कि जो फुप्पो हैं वो जाने लगती हैं तो बाप कहता है अगर आप गई तो ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। एमर को तो वो धक्के देके निकाल देता है। तो ठीक है, तो सबने मैंने कहा अजीब डायनामिक बन गया ना, बिकॉज़ डायनामिक उनकी अब बड़ी टेंस हो गई है। तो फिर सुबह जो है वो पप्पो और उनकी बेटी जो है, जो कि हु इज ऑब्वियसली टेकिंग हर ब्रदर्स साइड, शी लीव्स एंड वो लोग चले जाते हैं और फिर एमर को वो ढूंढते हैं उसके दोस्त के घर और वहाँ पे रोना धोना होता है और कहते हैं अब क्या करेंगे। एमर की ऑब्सेशन मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको अभी भी क्यों है निशा के साथ, नोइंग
फिर निशा जो है वो बेइज्जती के बाद तो मुझे नहीं बेइज्जती के बाद एग्जैक्टली निशा जो है वो अपना सामान पैक कर रही होती है मीनू के साथ जाने के लिए, तो बाप उसको रोक देता है कि ये नहीं जाएगी। अच्छा, ये मीनू और असफी के सीनों का आपको क्या लगता है? जी मीनू और असफी के सीन बड़े क्यूट हैं। वो कहते हैं कि मुझे बिजनेस पार्टनर चाहिए, छोटा सा क्यूट सा। आप उसको चक्कर आने की इंतजार करें। चक्कर आया ना एक किसी को इस हफ्ते आया किसको? जो मैम आया मेरे सबके जाओ आते हैं चक्करों पे आते हैं, तो आप उसका चक्कर आने का इंतजार करें अब। बट आपको क्रिंज लगा या? मुझे क्यूट इतना नहीं लगा, थोड़ा सा मुझे क्रिंज लगा वो जो सीन था कि मुझे बिजनेस पार्टनर दे दो। क्यों आपसे पब्लिक डिस्प्लेज ऑफ अफेक्शन नहीं मैं तो बड़ा हक में हूं पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन का। नहीं बट वो मुझे आई डोंट नो, आई डिडंट फाइंड दैट एग्जीक्यूशन स्वीट एंड क्यूट। इट वाज एक तो मुझे असफी को देख के कह रहा हूं, हिमात को देख के नहीं कह रहा, असफी को देख के मुझे वैसी बड़ी अजीब सी वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। ही इज शेडी, कुछ फंसा हुआ है ना वैसे। वो कुछ शेडी सा है वो शेडी है, वो ग्रे है, वो ग्रे कैरेक्टर है। जैसे मिनाल जो है उसका कैरेक्टर बिल्कुल डार्क है, आपको पता है। मीनू जो है वो बिल्कुल व्हाइट है, आपको पता है, नजर आ रहा है ब्लैक एंड व्हाइट दोनों बहनें। ये जो है ना ये फंसा हुआ ग्रे है बीच में, ये है ये इसमें, क्योंकि ही इज गॉट समथिंग गोइंग ऑन। तो चक्कर भी आएगा निशा को, मुझे पता है। उसके बाद मीनू का चक्कर भी आएगा और मीनू का प्रोबेबली 80% मिसकैरेज भी होगा, और होगा मीनू की वजह से। आपके कहने के ऊपर पिछले हफ्ते मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट्स भेज के ओएसटीज में से निकाल के डाला कि नहीं इसका बच्चा पैदा हो जाएगा। और ये सारा यार ये पता नहीं ओएसटी में क्यों इतनी रिवील कर देते सारी स्टोरीज। अभी एक नई सबात की क्लिप आ गई है जिसमें उन्होंने हसन को दिखा दिया है शादी पे, मिराल और डॉक्टर हारिस की। तो अब सब कह रहे हैं कि आमना को बता दें कि हसन नहीं मरा, एटलीस्ट एट दैट पॉइंट। तो क्या उनकी शादी के बाद नहीं मर सकता? मेरा नहीं ख्याल मरेगा वैसे। अब आई हैव अ फीलिंग कि दे वोंट किल हिम। एनीवे अगेन as far as जलन is concerned, मैं सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ कि ये जो एक तो मिनाल की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है जी। और आपने भी एग्री कर दिया तो इसका मतलब है एक्टिंग उसकी बहुत अच्छी है। बट इज हर एक्टिंग एंड दैट वन कैरेक्टर does it make that entire premise of that awful story worth it? So far for me it is keeping it interesting. I have to, अगर ये देखें बड़े आसानी से ये डाउनहिल जा सकता है ड्रामा आगे। अब वो डिपेंड करता है कि आगे इसको किधर वो लेके जाते हैं। डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स भी है ना, जरूरी तो नहीं कि आपको जो चीज अच्छी लग रही है वो तो आप देखते रहें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं ये बार-बार कह रहा हूं, मैं जस्टिफाई किसी भी बिल्कुल नहीं कर रहा। हसन ने बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया। शुक्रिया आपना जी शुक्रिया आपना जी हसन। मूविंग ऑन टू इश्किया। अच्छा इस बार मैं आई हैव टू से समथिंग अबाउट इश्किया। I was watching the, मैंने कल रात को देखा, मैंने पहले नहीं देखा था। It was actually a very good episode. Now the problem is, और मैं कल मैंने बैठ के ना मैंने सोचा, मैंने कहा यार मुझे मसला है क्या इश्किया से। जितने एक्टर्स है ना सबकी एक्टिंग अच्छी है, ठीक है। फिरोज, हानिया, रमशा गौहर, ठीक है। रमशा गौहर का जो कैरेक्टर है उसमें हम बात कर चुके हैं, जो है वो सही है। ऑफ कोर्स हानिया और फिरोज की केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है। मैं रूमी और हमजा की केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं हानिया और फिरोज की केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। They've got good chemistry, ठीक है। डायरेक्शन ऑल्सो इज ओके, इट्स नॉट बैड, ठीक है। राइटिंग इज आई विल से गुड बिकॉज आपका गिल्टी प्लेजर बन सकता है इश्किया, जो कि है। अब बहुत सारे मेरा गिल्टी प्लेजर बन गया, मुझे अब मैं जानना चाहता हूँ कि आगे चल के क्या होगा। रूमी को जब पता चलेगा तो ये होगा क्या। सो राइटिंग as far as it being a guilty pleasure is concerned is also okay. You know what the problem is? The editing, and I'll tell you why. ये एक सीन हुआ और आपने बीच में घुसा दिए क्लोजअप्स और आपने गाना चलाया। ये कोई स्टोरी नैरेटिव का तो पार्ट नहीं है ना, ये तो एडिट टेबल पे हुआ है। आप ये ना करते स्टोरी आपकी चलती रहती। हमजा इतना मेजर एक उसका सीन है कि वो गाड़ी से उतर के आया, अपनी व्हाइट सिविक उसने खड़ी की है, जैसे वो निकला बाहर हमना का वॉइस ओवर क्यों चल रहा है वहां पे कि सच बोलो। हमें पता है वो सच ही बोलने आया, वो बोल के आया है। अभी हम इतने कोई बेवकूफ तो नहीं है ना। वहां पे अगर आप वो वॉइस ओवर ना चलाते, वो सीधा ऊपर चढ़ के सीढ़ियों पे जाता, कार्ड उठाता, क्या वो ज्यादा इंपैक्टफुल ना होता? हमें क्या पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं। मुझे ये जो एडिटिंग की है ना एडिट टेबल के ऊपर, दैट इज प्रॉब्लमैटिक एंड आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन इट एंड आई डोंट नो व्हाई दे कांट फिक्स इट, बिकॉज़ ऑडियंस भी कह रही है फ्लैशबैक्स, हम भी कह रहे हैं फ्लैशबैक्स, वो कर ही नहीं रहे। ऐसे लगता है कि वो जानबूझ के हमें ट्रोल कर रहे हैं कि नहीं तुम लोगों को
ये लो आप बताएं क्या, it was a very good episode. गौहर और फिरोज का जो सीन था यार, वो क्या कमाल उन्होंने वो सीन शूट किया है. गौहर की बड़ी जबरदस्त एक्टिंग थी उसमें. फिरोज not saying anything, just standing there, look at his expressions. That was very powerful. I really enjoyed it. फिरोज when he finds out कि यार कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, घर आता है. फिरोज और रमशा का सीन, when फिरोज tells रमशा कि यार ये खत्म करते हैं. These were very powerful moments. मेरे हिसाब से ये इश्किया का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड था और सबसे अच्छा एपिसोड था. बट बात वही है आमना, मैं कुछ स्पीचलेस सी रह गई हूँ हसन आपकी इस तकरीर के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा इस एपिसोड में जिसको मैं कहूँ कि वाओ दिस वाज द बेस्ट एपिसोड. इश्किया के मैं ये नहीं कह रहा कि वो वाओ, बट अभी तक जो इश्किया के हमने एपिसोड देखे मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा. मैंने बहुत मुश्किल से ये एपिसोड देखा, रोक के, और मतलब है कि ब्रेक ले लेके. कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं कहती कि बैठ के कि द ओनली थिंग आई वांट टू नो राइट नाउ, एंड लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, द ओनली थिंग इंटरेस्टिंग अबाउट इश्किया इज़ रूमी की और हमजा की रिलेशनशिप का क्या एंड होगा. That is my only area of interest. तो मैं ये कह रहा हूँ ना, वो इंटरेस्ट मुझे तो इस एपिसोड के बाद डेवलप हुआ है. आपको हमना और अजीम का भी होना चाहिए, but I really don't care what happens to them. अच्छा, हमना और ये आपने एक जो प्रॉब्लमेटिक जो राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस एपिसोड की सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज थी ना, इज प्रॉब्लमेटिक, वो ये चीज थी. मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा कि इस पॉइंट पे अजीम को हमना से क्या प्रॉब्लम है. नहीं, और अजीम क्या चाहता है अब. नहीं, अजीम जो उसको कह रहा है कि मेरी बीवी का किरदार पे, अब कौन सा दाग है? दाग तो पहले था पास्ट में. एक सेकंड, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इस एटीट्यूड से है. बात ये है कि अगर वो किसी को पसंद करती थी और उसके साथ पास्ट में ना एग्जैक्टली और शादी नहीं हुई और अब तुम्हारे साथ हो गई है भाई, द प्रॉब्लम वाज दैट शी लाइड अबाउट इट, एंड द प्रॉब्लम वाज कि उसका बहनोई है जिसके साथ उसका अफेयर था और उसने उसका झूठ बोला. प्रॉब्लम ये नहीं है कि शी लाइक्ड समबडी, और ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. किसी को पसंद करना तो उसका पूरा हक था, उसने झूठ बोला और सबको धोखा दिया. दैट इज अ प्रॉब्लम. तो अब वो जो कह रहा है दाग है ये वो, डज ही स्टिल थिंक दे वर हैविंग एन अफेयर? आई डोंट नो व्हाट अजीम नोज. देयर इज सो, इतनी उनकी वीक राइटिंग, इतनी विशी वॉशी है कि मुझे नहीं पता कि अजीम को क्या पता है. तो जो मैं भी बात कह रहा हूँ कि उसका कैरेक्टर दागदार हमना का नहीं है. हमना का कैरेक्टर मतलब हम भी ये तो नहीं समझ रहे ना देखते हुए कि उसका कैरेक्टर दागदार है. The only problem is उसने झूठ बोला, but that's about it. वो unfaithful तो नहीं है. And I'm sorry हसन, the thing is कि या वो है unfaithful? नहीं, unfaithful तो वो है. She was cheating. हाँ, ये हम भी कह चुके हैं पहले कि वो unfaithful. नहीं, unfaithful वो है because उसने झूठ बोला. But the thing is कि देखिए हम लोग morality को बहुत ज़्यादा देते हैं, emphasis देते हैं सोसाइटी में. हमना का और हमजा का जो 4-5 साल का रिलेशनशिप था, does it mean कि वो कॉलेज में एक दूसरे को जानते थे और पसंद करते थे? क्योंकि उसमें तो कोई हर्ज नहीं है. किसी को जानना पसंद करना इस नीयत से कि यार ग्रेजुएट होंगे तो शादी कर लेंगे. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इकट्ठे पढ़ते हैं और शादी कर लेते हैं. मेरे अपने वालदैन की लव मैरिज थी ना, इकट्ठे पढ़ा, उन्होंने एमए खत्म किया. मेरी अपनी लव मैरिज, शादी कर हमने इकट्ठे पढ़ा नहीं था. तो अम्मी अबू तो एक साथ, so were they like innocently like liking each other? And आपने मुझे तो आपकी लव मैरिज कैसे हुई अगर आप लोगों ने इकट्ठे नहीं पढ़ा था तो? क्योंकि Heather was my brother's class fellow. अच्छा हाँ. How did you guys meet then? She used to be at our house all the time when they were studying. Okay. Let's not go there right now. एक और इश्किया खुल जाएगा. Okay. तो मतलब है कि आपने पूरा मेरा फ्लो खराब कर दिया है. एकदम मुझे हुआ कि आप लोग पढ़े तो आप लोग की लव मैरिज कैसे? पिटे मुंह हसन. क्या मैं कह रही थी. हाँ. So is it like 4 साल का innocent romance था उनका जिसके बाद उन्होंने कहा हम शादी कर लेंगे, और were they sleeping together? It's crass to say it, but that is the bottom line. Because I don't think they were sleeping together. So how do you know? Because somebody inboxed me on my Insta and asked me कि are Rumi and Hamza sleeping together? Because you know Hamza. Well, yeah, they're having a baby now, so yeah, they so have. I said, of course, sex has got nothing to do with love, but in that case, and now we know that Rumi is of course pregnant. So if they were sleeping together at that time, also no, probably. But you could have a problem with a woman who's been sleeping around. I think Hamna is the sort of person, as I see. I mean, she would have defined certain boundaries. आपकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है. नहीं, मुझे लगता है कि वो इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि हम ना ऐसी कैरेक्टर की नहीं. मुझे लगता है she is not even slept with Azim, बेचारी.
के मगर मैं पूछने का बात ये है कि अगर तो अजीम का ये ख्याल है कि जी हिज वाइफ वाज स्लीपिंग अराउंड बिफोर मैरिज, तो उसका जो रिएक्शन है वो मुझे समझ आ रहा है। अगर नहीं, वो भी शादी से पहले अगर है, ये भी एक अलग, खैर ये अलग डिबेट है। और ये तो फिर समझ आ रहा है कि यार इतना बड़ी बात छुपाई मेरे से, और इसका एक नहीं तो हमें क्या पता अजीम किस किस के साथ मुंह मारता रहा पहले। एग्जैक्टली तो कहने का मतलब यही है कि अल्टीमेटली द प्रॉब्लम वाज कि उसने झूठ बोला। झूठ उसने बोला तो भाई तुझे अब तो सच बोल दिया है ना उसने, और अब बोल दिया। और अब हमजा तुम्हें ये आके बोल के गया है कि बस खत्म करते हैं बिकॉज आई एम इन लव विद रूमी। नहीं हमजा इतनी जल्दी नहीं छूट सकता। फ्रॉम अजीम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अजीम्स ना हमजा ना फ्रॉम अजीम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं होता कि आपने इतने महीने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद। फ्रॉम अजीम्स पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग कि उसको तो अब यही है ना कि हमजा कह के गया कि मुझे रूमी से प्यार हो गया। नो, अजीम फील्स एक्सट्रीमली बिट्रेड एंड ही फील्स ह्यूमिलिएटेड, both things. Oh yeah, okay. He feels betrayed and he feels humiliated, both things. Anyway, मैं ये दोबारा reiterate करना चाहूँगा, इसमें ये जो मेजर जो हुई है ना डेवलपमेंट्स, मेजर सीक्वेंसेस थे, उसमें सबकी एक्टिंग अच्छी थी तो मैंने एंजॉय किया। लेकिन मैं प्लीज़, और मेरी बात हुई भी बदर भाई से, ही वाज वेरी स्वीट, मैंने उनको रीच आउट किया, मैंने कहा बदर भाई इंटरव्यू करना है, लाइक आई विल बी ऑनर्ड एंड लेट्स डू इट सून बिकॉज वो भी शूट करें, तो ये इंटरव्यू भी उनके साथ जरूर होगा। पहले तो मुझे लगा शायद जवाब ही ना दे बदर भाई जो हमने इश्किया के साथ किया, बट इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम इन ऑल सीरियसनेस। तो ये करेंगे। सो आई जेन्युइनली दिस इज द एडिट इन माय ओपिनियन। राइटिंग ऑफ कोर्स ये हम डिस्कस कर सकते हैं। मेरे ख्याल है राइटिंग प्रॉब्लमेटिक है। एक अच्छी चीज ट्रिविया जो मैं पॉइंट जरूर करना चाहूंगी, वेरी ट्रिवियल, कि जब अजीम बिल्कुल फेस टू फेस आके उससे बात करता है हमना से, और जब वो कह रही होती है कि अगर इतनी आपको मेरे पे बेएतबारी है तो वो तो ख़त्म करें इस रिश्ते को, हम कब तक लेके इस तरह चलेंगे। तो वो अपना हाथ को ऐसे ताली बजाता है, विच इन अ नॉर्मल सिचुएशन कुड हैव बीन अ चपेड़, but he doesn't slap her and he claps and she kind of goes back in shock के मुझे मारा तो नहीं मारा होता। So that was a powerful scene. But again चक्कर आ जाता है और वो क्यूट सा कार्ड आ जाता है, और मुझे पता चलना है बिकॉज हमें। अच्छा, ये आजकल खातीन को डायरेक्ट चक्कर आता है, वो डायरेक्ट अस्पताल चली जाती हैं और वहाँ पे नर्स करती कुछ नहीं है, बस कह देती है कि आ गया। हाँ जी, ये इन लोगों के घरों में प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं है क्या खरीदे? उसको तो नहीं पता ना कि उसको चक्कर क्यों आया है। और भी मेरे हिसाब से इंडिकेशंस होती है। अच्छा ये दफा करें यार, ये कोई और ही पहले उल्टी आया करती थी, मॉर्निंग सिकनेस होती थी, आपको पता होता कहीं और ही चले जाएंगे, बट हम अच्छा एनीवे चले मूविंग ऑन टू प्यार के सदके। हाँ जी, किसी ने मुझे कहा लिख के कि हाँ चक्कर आता है बिकॉज कमजोरी ये वो हो जाती है। जी जरूर आता होगा, एक दो लोगों को, हमारे ड्रामा में माशाल्लाह हर हीरोइन को आता है। प्रॉब्लम ये है। हाँ जी, प्यार सॉरी, जैसे हम बाहर के अगेन टीवी शोज में देखते हैं, हमेशा आप देखते हैं कि कोई भी फीमेल कैरेक्टर बाथरूम में अपने आप को लॉकअप किया होता है एंड शी इज चेकिंग ऑन द प्रेगनेंसी टेस्ट। एग्जैक्टली, व्हाई कांट यू, आई मीन प्रॉब्ली उनको लगता है कि ये हमारी ऑडियंस के लिए बड़ी बोल्ड एक चीज है, आई डोंट नो। हालांकि मतलब एनीवे कन्वर्सेशन कहीं और जा रही है। प्यार के सदके बताएं। यमुना, आई लव यू वेरी मच and she is such a fantastic. अच्छा, I want to start with the positive because I have a lot of objections to this episode. Okay. But यमुना की एक्टिंग का कोई प्रॉब्लम था? Don't steal the thunder now. Okay. The highlight of this episode was this girl's performance. I mean, I don't know how to say, where to find the words to appreciate her measured and her completely controlled performance. To the point. To every teardrop. To the point नहीं, to every teardrop. मतलब जहाँ जहाँ उसने आंसू बहाए हैं, जहाँ जहाँ वो मुस्कुराई है, और इंसान मतलब बात करते हुए उसको बाप की याद आती है, मुस्कुराई भी है। भाई her performance and credit goes to Yumna 100%, but also to the director because उन्होंने नहीं hysterics क्रिएट किए, उन्होंने नहीं रोना धोना क्रिएट किया, उन्होंने नहीं सीन को ओवर द टॉप लेके गए। जिस तरीके से वशमा अंदर आती है, and by the way, after Yumna, the second highlight of this episode was Sehra's acting. Absolutely. Oh my God, that girl has delivered such a fantastic performance. Fine performance. जब वो वहाँ से निकलती है, तरीके से वो पुलिस वालों को फेस करती है, उनको क्वेश्चन करती है, जब वो गाड़ी से फ़ोन करती है माँ को, जब वो अब्दुल्ला को फ़ोन करती है, अब्दुल्ला को जो फ़ोन करती है, जब वो उनके घर आती है और दरवाजे में खड़ी हो जाती है और कहती है बैठ जाओ, और कह नहीं पाती एंड जिस तरीके से वो आंखों में वो समझ जाती है माजूबीन की ये क्या कहने लगी है। आई मीन दोज वर चिलिंग सीन्स।
आई एम श्योर पूरी कौम रोई है उस वक्त. आई थिंक सबके आंसू निकले होंगे. इट वॉज एक्सट्रीमली इमोशनल. इट वॉज physically, emotionally moving, that entire thing. That was the highlight of the episode. But अब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें बट से पहले? अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बट के बाद वाला कर लूँ क्योंकि पिछली तो आपने सारी बात कर ही दी. आई थिंक, आई मीन, इट गोज विदाउट सेइंग, यमुना absolutely stole the show. She's such a fine actress and मुझे कभी-कभी याद आता है कि जब हमने इनकार देखना शुरू किया था और मैं कितनी ही बार ये बात बोल चुका हूँ. उस वक्त हमने कहा था कि इस बंदी की स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है, तो हम कितने को बेवकूफ़ थे कि हमें लगा कि यमुना ज़ैदी की स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है. आई मीन, शी इज़ सच अ वंडरफुल एक्ट्रेस एंड स्पेशली वो सीन वो गई है और वो जब वो कंगी लेके आई है और उसने बाप को कंगी की है, फिर उसने बोला है कि आप जा रहे हैं अब अल्लाह मियाँ के पास, आप उन्हें कहिए कि हमें भी बुला लें. In that entire scene, you know, and कंगी वगैरह ये भी पूरा spotlight यमुना के ऊपर था उस वक्त. बिल्कुल. You know, and with everybody present there, Atika Odo was there, Bilal was there, and all these other big actors. Everybody was there. बिल्कुल. And to steal that scene is Tisab Reps. Wonderful. Fantastic. Fantastic. वही बात है कि बंदा क्या कहे और तारीफ. जी. आप आए बट पे. जी but इस एपिसोड में 2-3 प्रॉब्लमैटिक सीन्स है. पहला प्रॉब्लमैटिक सीन नंबर 1 इज़ व्हेन सर्वर गोज़ टू विजिट हिज मदर और उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें सर्वर आखिर में कहता है कि मेरी अपनी माँ नहीं मुझे समझ पाई तो मैं दुनिया से क्या उम्मीद रखूँगा. और ऑलमोस्ट जैसे कि वो रोने वाला है एंड ही गोज़ अवे एंड फिर वो माँ पे फोकस आता है और माँ कहती है अरे मुन्ना रुक जा. और आपको लगता है जैसे कि शी इज़ ट्राइंग टू बॉन्ड सम रिलेशनशिप, बट देन शी सेज ओ हो खर्चा दिए बगैर चला गया, विच मेड मी फील that the writer is trying to make me sympathize with Sarwar for being the way he is because he had bad parenting. For me it felt like we're trying to justify Sarwar's character कि यार ये ऐसा है क्योंकि इसका बचपन ऐसा था, which is true to a certain extent कि हर इंसान is defined by their first 5 years of their life. That's what all big psychiatrists say. But at this point, I don't want to sympathize with Sarwar. I want him to be punished. And I want him to be shame-faced. This is exactly what I was thinking, barring this point. Because when I was watching it, I did not feel any sympathy for Sarwar. मैं actually कल ये बात सोच रहा था, and because we've been having this conversation, कि जैसे Sarwar का character है, again, throughout आपने उसको negative light में दिखाया. Barring that one interview that Umair Rana gave to you and said Sarwar is not a villain, and I keep asking myself how Sarwar is not a villain. And that point comes back to me at this point, कि are they trying to justify the way he is? No, I don't think that they were trying to justify that in any way. I didn't feel that because मुझे on the contrary ये लगा कि जब वो अपनी माँ को घुरी कराता है, माँ इनके उतार के कहती है मुझे घुरी ना करा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी घुरी दूसरों पे चलती है, मैं नहीं डरती. But पहली एकदम वो माँ के करीब आता है और वो कहता है कि तुम भी नहीं, तो माँ डर जाती है, माँ डरती है एंड माँ भी देखती है कि ये कौन मॉन्स्टर है भाई, मैंने तो ये कभी नहीं देखा. तो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज दैट ओके, मतलब ये ऑल एंड ऑल थ्रू आउट ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है, विलन ही है जो जिसकी माँ भी उससे डर रही है. मगर जो तो मुझे नहीं समझ आया जो उसका डायलॉग था ना कि मेरी अपनी माँ नहीं मुझे समझी आज नहीं, बट समझी वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, समझी भाई कि तुम सेक्सुअल मोलेस्टर कैसे बन गए या कि क्या वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो जो भी वो मुझे ये प्रॉब्लमैटिक उसको बट सी देन दिस इज अ फेयर पॉइंट. अगर आपको ये लग रहा है तो इसके ऊपर क्वेश्चन उठाना बनता है ना, और अभी उठाना बनता है क्योंकि दिस इज दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम जिसपे आपको फील आई. हां, एज एन इन्वेस्टिगेटर, एज अ व्यूअर एंड अ क्रिटिक, इट इज आवर एब्सोल्यूट राइट कि हम उसी वक्त आवाज उठाएं. इसके हमें पता है कि एंड में सर्वर के साथ बुरा ही होना है, हमें अभी भी पता है. नहीं, मुझे इस सवाल से लगा कि शायद बुरा नहीं हो और वो जस्टिफाई करेंगे यार ये इसलिए ऐसा है, तो मैं यही कह रहा हूं छूट मिल जाए. तो इसीलिए जो पिछली हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन चलती रही है कि एंड तक का वेट करें कंक्लूजन का, वो बात जस्टिफाइड नहीं है, हमें उसी वक्त आवाज उठानी होती है. अच्छा, एक ये सीन प्रॉब्लमैटिक था. दूसरा सीन जो प्रॉब्लमैटिक था कि जब फ्यूनरल के बाद जब अब्दुल्ला वापस आता है माजिबीन के पास और वो उसको बोलती है कि आप बैठ जाएं, और फिर वो अपने दुपट्टे को लेके और उसके जूते पे से मिट्टी उतारने के लिए झुकती है. आई नो दैट उसका मीनिंग क्या था, बिकॉज वो उसके बाप की, वो कहती है ना अब्बू जी की आखिरी घर की मिट्टी है एंड दैट मिट्टी इज सेक्रेड टू हर, और वो कब्र की मिट्टी है एंड ऑल ऑफ दैट.
but the gesture of bending and cleaning somebody's shoes is such a gesture of subservience. हम लोगों के साइकी में इतना सबसर्विएंट किस्म का ये जेस्चर है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे दिल को अच्छा नहीं लगा कि कोई औरत झुक के किसी मर्द के जूते साफ़ करे। बेशक उसकी सिग्निफिकेंस और थी, वो मिट्टी किसी और तरीके से भी दिखा सकते थे, उसके हाथों पे भी लगी हो सकती थी मिट्टी। अगर वही मिट्टी उसके हाथों पे लगी होती और वो उसका हाथ लेके और साफ़ करती अपने दुपट्टे से और कहती ये मेरे बाप की मिट्टी तुमने मिट्टी में डाला है और ये उनके घर की है, it would have been, I would have been happier. झुक के जूतों पे से साफ करना I felt was औरत को थोड़ा सा गिराने वाली चीज़ कि वो झुक के उसके पैर साफ कर रही है। I didn't like it. I wish कि ये मिट्टी उसके हाथ पे लगी होती और वो हाथ साफ करती। Fair point. Although मैं जब देख रहा था तो मुझे ये नहीं हुआ कि वो जूते साफ करिए वो मिट्टी ले रही है, बट आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि हाथों से भी तो ले सकती थी। हाथों से ले सकती थी और प्लस वो सिग्निफिकेंस उस जेस्चर की बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत स्ट्रांग है। नहीं वो हाथों से लेती तो वो एक उसका इम्पैक्ट ही और होता है और थोड़ी इंटीमेसी भी होती कि वो हाथ में हाथ लेके अपना दुपट्टे से साफ करती। It would have had a different. फारूक भाई देखें कितना अच्छा आइडिया दिया आपने। मगर जूता साफ करना, क्योंकि साइकी में किसी का जूता साफ करना किसी को नीचे लगाना और जो कहता है तुम तो मेरे जूते की मैल भी नहीं हो, वो वाली और ये भी है। और पिछले एपिसोड में हमने सुना इसको कहते हुए अब्दुल्ला को शानजे से कि क्या तुम मेरे पैर दबाओगी मेरे जूते उतारोगी। Exactly. तो ये ऑलरेडी ये बात हो चुकी है और उस वक्त हमें लगा कि नहीं क्यूट मोमेंट में उसने कह दिया और बड़े आराम से उसके हाथ में मिट्टी लगी हो सकती थी। आप किसी को दफना के आ रहे हैं डायरेक्शन मेरा दिल है कि हो जाए एक प्रोजेक्ट पे। नो गुड आई एग्री विद। दूसरी ये दो पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्टर्ब किए थे इस एपिसोड में। तीसरी चीज जो मुझे बहुत डिस्टर्ब की थी, जो भी सदके प्यार के सदके के प्रोमोज बना रहा है ना यार, उस बंदे को तो पकड़ के छितर लगाने चाहिए। मैंने फारूक भाई आप देखते हैं हमारे रिव्यूज, ये प्लीज स्टॉप गिविंग अवे द स्टोरी। मतलब पिछले एपिसोड में आपने कंघी वाला सीन ही जो मेरे लिए सबसे हाईलाइट थी वो ये। अगर नहीं जी, तीनों सीन, एक तो मुंशी साहब की मौत, मुंशी साहब की डेथ, कंघी वाला सीन और जूते वाला सीन, तीनों सीन आपने प्रोमो में दे दिए। ये एपिसोड देखने का फायदा क्या हुआ? एपिसोड में रह क्या गया, खुदा का वास्ता है यार। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सीन उन्होंने अगले एपिसोड का गिव अवे कर दिया, विच इज गोइंग टू बी अनदर प्रॉब्लमैटिक सीन, जब मंसूरा बैठे कह रही है कि मैं सबर को नहीं छोड़ूंगी कुछ भी हो जाए। और भाई किस किस्म की माँ है, बट चलो वील डिस्कस इट नेक्स्ट वीक। तो मैं मूमुल जी से जो कि प्रोड्यूसर हैं, वो भी हमारा देखते हैं रिव्यूज, आई रिक्वेस्ट यू एंड फारूक भाई प्लीज स्टॉप गिविंग अवे द। इससे बेहतर है आप प्रोमोज मत दिखाएं। आप दिखाएं ना प्रोमो पे, आप ना दिखाएं। अगर आपको प्रोमो नहीं काटना आता आप प्रोमो मत दिखाएं, मगर ये एक आर्ट और साइंस है एक्चुअली प्रोमो काटना। आपने इस एपिसोड की पूरी स्टोरी पिछले प्रोमो में दे दी। ये भी we didn't need to know that Munshi Saab was going to die. It should have come as a shock. And he didn't die. He was alive in the hospital. He has this conversation with Yashma. Exactly. हमें लगा उसी वक्त मर गए। We didn't need to know कि वो कहती है कि मेरे आपके पैरों की मिट्टी की अब्बू की कसम। दोनों बहुत। और by the way प्रॉब्लमेटिक ये भी था कि वो फ्यूनरल के फौरन बाद अपनी जस्टिफिकेशन दे रही है, मगर चलो ठीक है वो माजबीन का कैरेक्टर है, मैं समझ सकती हूँ कि बजाय बाप की करने के या उसको ये कहे कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, आपकी वजह से मेरे अब्बू जी गए हैं। I mean, सर यहाँ पे भी फर्क आता ना, फिर हम सफर और प्यार के सदके और मैंने आपसे माफी तो नहीं मांगी, और फिर वो तो क्या फिर आती है ना, वो कहती है कि मैंने माफी मांगी कब है आपसे। तो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। And I really want to talk to you if we're done with प्यार के सदके, I really want to do a hot bites or something. Well, let's call it hot gold. Let's start a new segment, a new show, and let's discuss. I've got so और नाजरीन, ये है हसन चौधरी का नया प्यार हमसफर के लिए। हम पिछले कई सालों से ये बकवास करके भौंक के थक गए कि यार तू देख ले, तू हमसफर देख ले, मेरे बाप हमसफर देख ले। आखिर 2020 की जुलाई में लॉकडाउन के अंदर कोरोना वायरस के उसमें उन्होंने प्रेशर में उन्होंने ये देखा यार। कल वो खत्म हुआ है ना जिस तरह से, मैं कहता रह गया हूँ कि ये गुस्सा तो निकाल, नो ओवर द टॉप मोमेंट। मैं कह रहा था यार कि ये टेबल तोड़े अशर और ये अपना सर मारे दीवार पे, उसने नहीं मारा, उसने कोई गुस्से, उसने सिर्फ एंड में जो कॉन्वर्सेशन हुई, I mean, we'll talk about it, but what an impactful... I think it deserves a separate what episode. an impactful drama, what impactful और अब मैं हसन को मजबूर करूंगी कि जिंदगी गुलजार है देखिए। नहीं, अब आगे मैंने यकीन का सफर क्योंकि पीछे पड़े हुए हैं और जिंदगी गुलजार है, तो मैं और आमना आज मेजर अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, चले जज्बात में आके बड़ा एहसान किया है। नया हम सेगमेंट शुरू कर रहे हैं which will be called hot gold.
गोल्ड का मतलब हो गया कि सोना, जो इस तरह के पुराने हमारे ड्रामे हैं। आप अपनी रिकमेंडेशंस देखना, भेजे हमें रिकमेंडेशन। मेरे पास हसन आप अपनी रिकमेंडेशन भेजना शुरू करें हमें। आमना के पास भी लिस्ट है, मैंने हमसफर देख लिया, तो एक एपिसोड होपफुली नेक्स्ट वीक हम रिकॉर्ड कराएंगे हॉट गोल्ड की अबाउट हमसफर। देन विल सी कि मैं और आमना कौन कौन से ड्रामे देख लेते हैं। और मैं मायरा से अपील करूंगी कि वो हमें साउंड बाइट दें इस रिव्यू के लिए। मैंने उनको मैसेज किया उस दिन, मैंने कहा मुझे so weird, मैंने कहा मायरा मुझे पता ही नहीं है, मैं आपके साथ मिला हूँ, हंसा हूँ, खेला हूँ, बातें की है, तस्वीरें खिंचाई हैं, and I didn't even know that I knew खिरत so well. It was so bizarre. And आपको पता है मायरा की मेरी बॉन्डिंग ही हमसफर पे हुई थी, because हर एपिसोड के बाद आप you used to call her after. I used to call her after every, जैसे एपिसोड खत्म होता था, इससे कॉल मायरा ये क्या then we used to discuss the performance. It was a good time. But हाँ, एक तो हॉट गोल्ड हसन ने अनाउंस किया है और एक और प्रोग्राम है जिस पे हम अभी वर्किंग कर रहे हैं। आप सब ने मुझे इंस्पायर किया है कि मैं अपनी ज़िंदगी की बातें आपके साथ शेयर करूं, अपना ड्रेस करने का तरीका, how to dress when you're overweight, how to dress on a budget, what to do, different things that are more about me. So that program will also be coming to you soon. It's called Amna 101. Which you called what? A crash course in being Amna. And which I fondly will be calling a crash course in becoming Amna. Since आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है और बहुत अरसे से आप लोग कह रहे थे, राइटफुली सो, बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है आमना, तो मैंने भी उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू करें प्लीज। काफी अरसे से हम सारे कह रहे थे उनको, तो अब मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ मेक श्योर करने के लिए कि ये कर लें, और वो हमने पार्ट्स में शूट ऑलरेडी करना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ा नार्सिसिस्टिक लग रहा था कि अपने बारे में करना, लेकिन आपने मुझे इनकरेज किया कि नहीं भी लोग जानना चाहते हैं। नहीं, लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं आमना, एंड बिलीव मी, मतलब मुझे वो आमना की जर्नी पता है, तो वो वाकई में बड़ी इंस्पायरिंग है। जिनको नहीं भी लगती वो उनको भी लगनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। ऑन दैट नोट, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, क्योंकि कल सैटरडे 10:30 PM आई विल बी टेकिंग यू गाइज लाइव लाइक लास्ट वीक, और आप लोगों का फीडबैक आपसे और आप लोगों के जज्बात, एहसासात, आप लोगों के व्यूज, ड्रामों के ऊपर रिव्यूज, आपका हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म, सब चीजें डिस्कस करेंगे। आमना को रिक्वेस्ट करेंगे वो भी हमें ज्वाइन करें। तो कल इंशाल्लाह 10:30 PM ऑन इंस्टाग्राम आई विल सी यू। उसके बाद संडे को हम इंटरव्यू कोई नहीं कर रहे इस हफ्ते, वो आपको बताएंगे क्यों, और मंडे को हम मिलेंगे आपको इंशाल्लाह विद वीकेंड इन रिव्यू। सो खुदा हाफिज़।